अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और आपका वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एनबीजी, न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स लक्षण होते हैं, क्या कॉज होते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या स्कोप है। न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा को समझने से पहले हमें एक वर्ड को आपको समझाना है, न्यू वैस्कुलराइजेशन। आप क्योंकि ये वीडियो पेशेंट के लिए होती हैं, आम लोगों के लिए होती है, तो उनको अपनी बीमारी के बारे में जानना रहता है, तो उसको इजी लैंग्वेज हमारा समझाने का हमारा ड्यूटी बनती है। ठीक है, न्यू वैस्कुलराइजेशन का मतलब होता है जैसे कि जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं, उनसे नई ब्लड वेसल्स का बनना, नई खून की नलियाँ बनना, ये जो न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल तब हो सकता है जैसे कहीं आपकी चोट लगी और उसकी वुंड हीलिंग में आपको ज़रूरत पड़ रही है न्यू ब्लड वेसल्स की, तो वुंड हीलिंग में ये जो है हेल्पफुल है। और प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए उस समय भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और तो ये खून की नलियाँ एबनॉर्मल भी हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं, जिससे कि एक बड़ी बीमारी बन सकती है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि ज़्यादा शुगर बढ़ने की वजह से आँख के पर्दे के अंदर ख़राबी होना, कैंसर के केस में भी ये एबनॉर्मल होती हैं। ठीक है, और हमारा ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है, पर्दा ख़राब होता है, उसके केस में भी ये एबनॉर्मल होती हैं। और ये आपका जो आज का टॉपिक है एनबीजी, न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा, इसमें भी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती हैं, ये भी इसका एक एग्जांपल है। वैस्कुलराइजेशन का सिंपल डेफिनेशन ये हुई कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, पुरानी ब्लड वेसल्स से बनना, जो कि नॉर्मल भी हो सकती हैं और एबनॉर्मल भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी आँख में या आँख के पिछले हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं रेटिना या पर्दे में, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो रेटिना इस कमी को पूरा करने के लिए एक केमिकल रिलीज़ करती है, एक प्रोटीन को छोड़ती है, जिसे हम बोलते हैं VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आँख के पर्दे यानी कि रेटिना को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, कमी फील हुई, उसने क्या किया, एक केमिकल रिलीज़ किया और एक प्रोटीन रिलीज़ करी, VEGF। ठीक है, अब रेटिना को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो रेटिना को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, और वो मैसेज बॉडी को देती है, VEGF रिलीज़ करती है, न्यू ब्लड, उसको और ज़्यादा खून चाहिए, न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। रेटिना को चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा खून चाहिए, मुझे और ज़्यादा खून की नलियाँ चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी अडॉप्टेशन करती है और न्यू ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो न्यू ब्लड वेसल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पतली, थिन, फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेमिना इनके अंदर नहीं होता है, ईजिली ब्लीड कर सकती हैं, ईजिली इनके अंदर से खून निकल सकता है। और क्या होता है कि ये जो मतलब ब्लड वेसल्स बनती हैं, इनके साथ साथ होता क्या है, एक स्केयर टिश्यू, एक मेम्ब्रेन, एक पर्दा टाइप का बन जाता है। ठीक है, और उससे होता क्या है कि जो आँख के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो आँख के अंदर पानी होता है, फ्लूइड होता है, जिसको ड्रेनेज एंगल के थ्रू बाहर निकलना रहता है, उसके ऊपर एक पर्दा सा बन जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं वो रास्ता थोड़ा बंद होने लगता है। अब होता क्या है, क्योंकि जब ड्रेनेज एंगल बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो आई फ्लूइड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और हल्के हल्के करके जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड करेगा, ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के अंदर क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है, और यही कंडीशन बन जाती है NBG, न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन को ले लीजिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या होता है, भाई हमने कपड़े डाले, पानी भरा उसके अंदर, ठीक है, फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, गंदा पानी बाहर निकल गया। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर वॉशिंग मशीन को आपने सही से साफ़ नहीं किया, उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई, उसका ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक हो गया, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी जो है अंदर ही
इकट्ठा होने लगता है, जो भी कूड़ा जो गंदगी होती है वो कपड़ों के अंदर आने लगती है और पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आँख के अंदर का जो प्रेशर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, ठीक है, वो एक्वस जो ह्यूमर है, ठीक है, वो जब नहीं निकलेगा तो वहाँ पर प्रेशर बनने लगता है और वो नस को सुखाने लगता है। अब हम बात करते हैं कि न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा का कॉज क्या होता है, कारण क्या बनते हैं, ऐसे कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट की शुगर इतनी बढ़ रही है कि वो कंट्रोल में नहीं रहती और उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, PDR हो जाता है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। और फिर क्या होता है, उसके अंदर ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग से क्या होता है, फिर आपका जो ड्रेनेज एंगल बंद हो जाते हैं और न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक है, या फिर रेटिना के अंदर ऑक्सीजन की कमी, इश्चीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, खून की इतनी कमी हो जाती है कि रेटिना को जो है सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं और एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनने लग जाती हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आँख की जो नस होती है वो उसके अंदर एक ब्लॉकेज हो जाता है, CRBO, सेंट्रल लेटेंट वेन ओक्लूजन, ठीक है, वो नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, या रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है, कभी कभी पर्दा फट जाता है, या कभी कभी आँखों की पुरानी बीमारियां होती हैं जिसके कारण से ये बीमारी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में कि ऐसा है, हमें कैसे पता लगे कि हमारा क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट का सडन विज़न ब्लर हो जाता है, अचानक से विज़न जो है धुंधला हो जाता है और उसको हेडेक भी होता है, सिर में दर्द होता है। ठीक है, ब्लर विजन होने लगता है, लाइट के चारों तरफ जो लाइट होती है उसके हेलोज बनने लगते हैं। ठीक है, हेलोज बनने लगते हैं लाइट के चारों तरफ। मरीज़ की आंख बहुत ज़्यादा लाल हो सकती है, उसको नॉज़िया, वोमिटिंग हो सकता है और सीवियर आई पेन हो सकता है। ये कई सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। किन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होने का खतरा है, रिस्क फैक्टर किन लोगों को है, वो लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी रेटिना में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, या फिर आँख की नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा, खून की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट हैं जिनके अंदर ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में क्या है, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, आपको आई हॉस्पिटल जाना चाहिए और इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन बनती है और बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये परसिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती है और अगर कम्प्लीटली ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस का कारण बन सकती है। और अब हम बात करना चाहते हैं कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है। एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है, जो आई हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आपको किस तरीके से इसमें इलाज मिलता है। सबसे पहले तो ये है कि भाई जो प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, आँखों के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है, IOP का लेवल बढ़ रहा है, उसको कम करने वाले ड्रॉप आपको दिए जाते हैं, IOP को घटाने वाले दिए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेटिना को जब ऑक्सीजन की कमी फील होती है, जो VEGF जो रिलीज़ करती है, तो इंजेक्शन दिए जाते हैं आँखों के अंदर anti-VEGF के। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको बनने नहीं देते और उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो डॉक्टर क्या है, उसमें इंजेक्शन आपको दे सकते हैं। दूसरा क्या है, PRP लेज़र थेरेपी भी आपको दे सकते हैं, या कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो आपकी सर्जरी भी कर सकते हैं। ये होता है एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए आपको, प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या है भाई, ब्लड जो हमारी शुगर है, जो शुगर बढ़ रही है, अब नॉर्मल हो रही है, अनकंट्रोल हो रही है, उस पर हमें रोकथाम करनी है, उसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, और हमारा जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको भी हमें रोकना है और रेगुलर आई चेकअप कराना है। अगर BP बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको भी कंट्रोल में रखना है। और अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी लक्षण या सिम्टम दिखाई पड़ता है तो इमीडिएट हमें आई डॉक्टर के पास जाना है। अब लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यू वैस्कुलर ग्लूकोमा है, ये ग्लूकोमा का जो भी टाइप्स है उसके प्रकार हैं, जो मैंने आपको बताया, कई सारी वीडियो मैंने बनाई इस टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर होम्योपैथी का स्कोप क्या है, होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है इस तरीके के केसेस में। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह रहती हैं ग्लैंड की जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती हैं उनको रोकती है, और जो विजुअल एक्यूटी होती है जो उसमें इम्प्रूव लेकर के आती है, और जो हमारी ऑप्टिक नर्व रहती है उसको ड्राई होने से, उसके नर्व फाइबर को डैमेज होने से बचाती हैं। काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है ट्रीटमेंट। उसमें प्रॉपर केस हिस्ट्री, कॉज, पेशेंट की मेंटल कंडीशन, किस तरीके से उसको क्या हुआ है, वो सारी प्रॉपर एक केस हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग होता है, एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान होता है होम्योपैथी में।
तो हमारा मशवरा ये है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली इमरजेंसी में तो आपको जाना ही है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन अगर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही हो, इंजेक्शन ऐसा होता है ना, कई बार लगवाने पड़ते हैं, एक लग गया, 2 लग गए, 3 लग गए, कुछ पता नहीं कितने लग जाएंगे महंगे महंगे इंजेक्शन। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें यूज़ करते हैं एलोपैथिक के साथ साथ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और होम्योपैथी क्या है, ये जो बार बार का प्रोसेस है इसको कंट्रोल कर सकती है, आपको इंजेक्शन से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है, और आपका विजुअल एक्यूटी भी मेंटेन रह सकता है। तो आप इसको साथ में ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज में कर सकते हैं, और या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।